हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। हालांकि इस लेक्चर में हमको डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में बताना था, लेकिन पहले लेक्चर के जो रिजल्ट हैं उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की हर टर्म एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो एक बार हम छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं 5-6 मिनट का, जिसको आपको ध्यान से देखना है कि हमने कहा था कि पार्टिकल के दो तरह के मोशन थे। एक तो ये था कि पार्टिकल टाइम के साथ ट्रेवल कर जाता है, और एक ये था कि अगर पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है और वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे मोशन करता रहता है, यानी कि रिपीटेड मोशन कर रहा है, इसे आप ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन कह रहे थे। अगर इस पे किसी भी तरह का रेजिस्टेंस या कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगा है तो उसको आप बोल रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन। हालांकि आइडियल कंडीशन है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है जिसमें आपका एयर रेजिस्टेंस या कुछ इस तरह के फोर्स ना लगे हुए हों, होते ही हैं, लेकिन आपको आइडियल केस को स्टडी करना होता है, क्योंकि उससे आपकी चीजें थोड़ी सी स्मूथ हो जाती हैं। इसके एप्लीकेशन में आप देखते हैं कि अगर आपने स्प्रिंग से किसी मास को हैंग किया है तो उसका मोशन किस तरह का होगा तो वो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड उसका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वो सिंपल हार्मोनिक आइडियल केस नहीं रहता है। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिके होता है क्योंकि उसके पास फ्रिक्शन लगा रहता है, एयर का फ्रिक्शन। लेकिन आप ये कंसीडर कर लेते हो कि अगर आपने बहुत कम स्ट्रेच किया है स्प्रिंग को, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन इंपोज कर दी है जिससे कि वो आपका लगभग सिंपल हार्मोनिक मोशन का अप्रोक्सीमेशन ले लेते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप अभी एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा हुआ है और वो फोर्स आपका -kx के इक्वल है, अगर ये रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है जैसे स्प्रिंग वगैरह के केस में, तो अगर किसी पार्टिकल को इस तरह का फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनल है निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कोई जरूरी नहीं है कि -kx ही हो, यानी फोर्स की जो नेचर है वो डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव साइन के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस फोर्स की नेचर है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में पार्टिकल को लाने की कोशिश कर रहा है। तब उस कंडीशन में उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है वो d2x/dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0, जहां पे ओमेगा की वैल्यू √k/m के इक्वल होती है। k इसमें रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फोर्स पर यूनिट लेंथ से दी जाती है, और ये मास ऑफ द पार्टिकल है, और ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी, और उसका जो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू a sin ωt प्लस फाई के इक्वल निकल के आ रहा था, जिसमें जो फाई था वो इपॉक था, यानी कि वो इनिशियली इतने एंगल पे थी, क्योंकि आपने जब देखा था कि पार्टिकल अगर लगातार एक जैसा मोशन फॉलो कर रहा होता है तब उसकी इक्वेशन क्या निकल के आई थी, y इज इक्वल टू a sin ωt। और अगर पार्टिकल यहां से शुरू करता है तो ये कंडीशन है, अगर पार्टिकल किसी और पर्टिकुलर कंडीशन से फाई एंगल से शुरू करता है तो ωt प्लस फाई के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है। दैट मींस कि ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर इस तरह का फोर्स लगा है तो उसका मोशन पीरियोडिक होगा, क्योंकि पीरियोडिक मोशन की इक्वेशन के एनालॉग ही इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। यहाँ पे ये है फेज ऑफ द मोशन, और ये है एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड का है, टी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो x से डिनोट करती हैं। फाई इपॉक है जो कि इनिशियल एंगल को बताता है, ωt प्लस फाई फेज है किसी भी वेव का। इस इक्वेशन से हमने डिस्प्लेसमेंट का तो निकाल लिया है, वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाली थी जो कि a ओमेगा cos ωt प्लस फाई के इक्वल निकल के आई थी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाली थी जो कि -a sin ωt प्लस फाई के इक्वल निकल के आई थी। फिर हमने एनर्जी की वैल्यू निकाली थी, हमें इसे रिवाइज करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एनर्जी को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले इन्हें तीनों को देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखना है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस तरह का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। तो देखिए ये आपका मान लिया डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। तो आपने एक ही ग्राफ में तीनों को बना दिया, इसीलिए कंफ्यूज मत होना। आप इसको हाफ हाफ करके अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसे एक में शो कर दिया, यहाँ पे आपने टाइम
पीरियड लिया है, ये टाइम एक्सिस है। आपने कहा इसको T/4, T/2, 3T/4 और T, तो ये सारे इस चीज को शो कर रहे हैं, यानी एक टाइम पीरियड फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ओमेगा तो आपका 2πn के इक्वल होता है, जहां n फ्रीक्वेंसी है और n जो बताता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने उसने साइकिल पूरे कर रहे हैं, कंप्लीट साइकिल, ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए साइकिल, तो वो तो हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और n इज इक्वल टू 1/t के इक्वल होता है, जहां t इज इक्वल टू टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड जो होता है कि एक साइकिल में लगा हुआ टाइम, कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पीरियड है। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू रखी तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वाली n इज इक्वल टू 1/t है। और आपको पता है कि t इज इक्वल टू हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। और आपको ये भी पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू √k/m है, तो t इज इक्वल टू होगा 2π√m/k, जहां k रेस्टोरिंग फोर्स एंड मास ऑफ द पार्टिकल। तो ये पार्टिकल के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, ये चीज पता चल गई है आपको। अब आपने कहा कि ये ग्राफ कैसा होगा, तो इसे फ्रेंड्स इससे देख लीजिए कि अगर आप T/4 वैल्यू रखेंगे, t की T/4, ओमेगा को 2π/t, और आप ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो इपॉक है वो 0 है, यानी इनिशियली यहां से स्टार्ट करता है पार्टिकल, तब तो आपका सिंपली a sin ωt हो जाएगा ना, और ये आपका हो जाएगा a ओमेगा cos ωt, और ये हो जाएगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर sin ωt, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, कंडीशन φ इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा की वैल्यू आपने 2π/t कर दी, यहाँ पे भी 2π/t, यहाँ पे भी 2π/t, ये इसलिए किया है थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगी। t की वैल्यू जब T/4 हो, T/4 होगी तो sin π/2, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। वेलोसिटी के लिए कौन सा मिलेगा, cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, a ओमेगा, तो ये आपको a ओमेगा ये वाला पॉइंट मिलेगा वेलोसिटी पे। एक्सेलरेशन पे फिर से 0 मिल जाएगा क्योंकि साइन है। अब आपने कहा कि T/4 पे क्या होगा, ये तो 0 है, सॉरी, T/4 पे क्या होगा, T/4 पे आपने यहाँ T/4 रखा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, cos की वैल्यू 0 होगी, साइन की वैल्यू होगी तो 1, लेकिन निगेटिव साइन है तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी a ओमेगा है, ये वैल्यू यहाँ a ओमेगा थी, और लेकिन ये वाली वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर है निगेटिव में। उसके बाद आप आगे चले T/2 पे आपको क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, इसको आप देख लीजिएगा वैल्यू रख के, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसके बाद आपने आगे चले ये वाला पॉइंट मिलेगा, फिर ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो आपकी ये डिस्प्लेसमेंट की इस तरह की वेव होगी। अब ज्यादातर इसको शो करते हैं ना, वो इसीलिए आती है क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन से ये इस तरह से बनती है साइन वेव। और अगर वेलोसिटी की बनाने लगे तो वेलोसिटी की आप ध्यान रखना इस तरीके से बनती है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की बनाने लगे, एक्सेलरेशन यहां से शुरू होता है, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि इसमें फेज का चेंज आ जाता है पाई के, तो वो 2π के फेज का चेंज आता है, तो ये एकदम रिवर्स हो गई है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। अब हम थोड़ा सा एनर्जी के बारे में अगर डिस्कस करें तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। तो आपकी इक्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट की ये थी, x इज इक्वल टू a sin ωt प्लस फाई, ठीक है। आपने इससे वेलोसिटी निकाल दी थी, dx/dt इज इक्वल टू a ओमेगा cos ωt प्लस फाई, ठीक है। अब आपने कहा अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, आपने जो फोर्स लगाया है वो माइनस के एक्स के इक्वल है, और आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को अगर इक्वल रखते हैं तो के एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा du/dx, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो u की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपकी हो गई है हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी हो गई है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां से हाफ mv²
v आपने निकाल लिया है, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस 5 और u इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर कीजिएंगे a स्क्वायर cos ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5। तो ये जो एनर्जी आपकी निकली है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे निकली है। ये अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है तो आप इंटरनल एनर्जी, ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन अगर आपको एवरेज एनर्जी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, के एवरेज निकालेंगे। के एवरेज आपका 0 to t k ऑफ dt अपॉन t माइनस 0, ये फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का। तो यहां से निकालेंगे तो ये 1 अपॉन t, k की वैल्यू आपने रख दी यहां से, तो 2 बाहर आ जाएगा m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to t cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, dt। इसे आपने थोड़ा सा सॉल्व किया, देखिए ये आ जाए है कि इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला एक आपको पता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूले हम दोनों में यूज करेंगे। अभी हमारा cos ओमेगा t प्लस 5 है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका है cos स्क्वायर, ठीक है ना, b स्क्वायर है तो cos स्क्वायर, तो इसको हम क्या कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले से चेंज कर देंगे cos 2 थीटा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो थीटा की जगह क्या आएगा ओमेगा t प्लस 5 इंटू डी। इसे सॉल्व करेंगे तो m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2t, फ्रेंड्स इसमें भी आप 2 बाहर ले लीजिए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये दो टर्म हैं जिसमें से ये आपका हो गया dt प्लस cos 2 ओमेगा t प्लस 5 dt। इसमें आप ध्यान करिए कि जो cos वाली टर्म है पूरा एक साइकिल में, पूरा एवरेज वैल्यू इसकी cos की पूरे साइकिल पे क्या हो जाएगी 0, तो हमारे पास बचेगी केवल ये वाली टर्म। तो हमारे पास ये बचेगा m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 4t, और इसमें वैल्यू आ जाएगी t, और t से t कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगी 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर आप u की वैल्यू निकालते हैं तो u भी आप ऐसे ही 0 से t हाफ ऑफ, देखिए ये फॉर्मूला है ना, k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 ले लेंगे इंटू dt, और ये वैल्यूज कांस्टेंट बाहर निकल जाएगी, और साथ में k इज इक्वल टू k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसको यूज करते हुए u की वैल्यू भी आपकी निकल के आ जाएगी। ये चीज आप खुद कर देंगे, इसमें यहाँ पे आपको ये यूज करना है फॉर्मूला, k को चेंज कर देना है इसकी फॉर्म में, तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर देखिए m, तो u भी आपका एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों की वैल्यू इतनी निकल के आ रही है 1/4 ऑफ दिस। इंस्टेंट अगर t टाइम पे निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, एवरेज पूरी साइकिल पे जो एवरेज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वाला फॉर्मूला दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी। तो फ्रेंड्स आपके एवरेज वैल्यू के लिए भी हमने लिख दिया यहाँ पे हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल एवरेज एनर्जी हाफ नहीं 1/4, ध्यान रखना है 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हमें निकालना है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होगी। आपको पता है u इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, और आपको पता है कि k इज इक्वल टू हाफ m ऑफ v स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो टोटल एनर्जी E जो है वो आपकी हो जाएगी, अगर आप इसमें से देखना चाहें तो टोटल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ से 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जहां पे m अपॉन k की वैल्यू, k अपॉन m की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k के इक्वल रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो m ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये आपका हाफ k a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एम्पलीट्यूड जो एनर्जी है वो रेस्टोरिंग फोर्स कितना लगा हुआ है, फोर्स कांस्टेंट कितना है, और एम्पलीट्यूड इसके ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसको 1/4 ऑफ k a स्क्वायर, 1/4 ऑफ k a स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू है टोटल एनर्जी। आपके पास पता है पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो टोटल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, के ए स्क्वायर है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन x पे अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे आप। ठीक है, तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो ये निकालनी है, पोजीशन के पे ये हो जाएगी। तो हमें निकालनी है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, k ऑफ एवरेज इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 0 से a तक, क्योंकि आपका मैक्सिमम वैल्यू a तक जाएगी। जैसे एक टाइम पीरियड में k dx अपॉन a माइनस 0, तो ये आपका हो जाएगा 0 to a। k की वैल्यू कितनी है, हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन a। तो 1/2a, k भी बाहर आ जाएगा। ये आप देखें तो ये आपका जाएगा a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 से a। तो जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो फ्रेंड्स ये निकल के आ जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 a क्यूब k अपॉन 2a इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा a। तो 1/3 a k a स्क्वायर। ये तो एवरेज एनर्जी हो गई काइनेटिक। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी अगर एवरेज निकालें विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन u dx अपॉन a कर देंगे, तो इसको भी अगर आप निकालेंगे तो 1/a आ जाएगा। u की वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो सिंपली हाफ के एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगी। ठीक है ना, 0 से a तक। और आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपका आ जाएगा 1/6 k a स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो 1/3 k स्क्वायर आई है, लेकिन एवरेज पोटेंशियल एनर्जी 1/6 k स्क्वायर है। लेकिन आपने जब टाइम के रेस्पेक्ट में किया था तो दोनों एनर्जी इक्वल निकल के आ रही थी 1/4 k स्क्वायर। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब किसी पार्टिकल को आप मेन पोजीशन से इधर ले जाते हैं या इधर ले जाते हैं तो टाइम तो ये लगता है सेम टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ जब चेंज होती है एनर्जी तो टाइम के रेस्पेक्ट में तो इक्वल चेंज हो रही है। लेकिन अगर इस पोजीशन की बात करें तो ये नहीं होगा कि हाफ काइनेटिक एनर्जी या हाफ पोटेंशियल एनर्जी है। दैट मींस कि इसको ऐसे समझें, आपने कहा था कि इस पोजीशन पे जितनी भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और यहाँ पे जितनी एनर्जी होती है मैक्सिमम पोजीशन पे वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है अगर कोई डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है। तो और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ चलता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ वापस आती है तो पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो रही है। और हम इस वाले इक्वेशन से ये भी देख रहे हैं कि एक पैराबोला का इक्वेशन है। दैट मींस कि जो काइनेटिक एनर्जी का डिके, अगर आप एक ग्राफ बनाए, देखिए ये ग्राफ बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इस पे और पैराबोलिकली डिके हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 k स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व है और इस पे मीन पोजीशन x, ये x है आपका, ये आपकी एनर्जी की एक्सिस है और ये एनर्जी की एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पे 0 है यहाँ पोजीशन पे और ये पैराबोला आ रहा है। ठीक है, तो ये कर्व बन रहा है जब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इस तरह का एक ग्राफ बनता है। अगर आप पोजीशन के रेस्पेक्ट में देखें तो काइनेटिक एनर्जी और
पोटेंशियल एनर्जी इक्वली चेंज नहीं होती। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाफ काइनेटिक एनर्जी है और हाफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो किस पॉइंट पे ऐसा होगा कि हाफ काइनेटिक एनर्जी और हाफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाए टोटल एनर्जी की। तो ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हमें वो पॉइंट x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी हो जाए। देखिए आपको पता है ये तो हाफ की एक्स स्क्वायर होता है इस कंडीशन से, और टोटल एनर्जी के हाफ इंटू ये आपका 1/4 के ए स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के से के कैंसिल कर दिया तो आपका हो जाएगा a/√2 प्लस माइनस जब आपने इसका स्क्वायर रूट किया। दैट मीन्स कि एक पॉइंट ऐसा है जो इसके बीच में एग्जैक्टली हाफ पे नहीं है, एक जगह ऐसा है जहां पे एम्पलीट्यूड का 1/√2 है। तो इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि 1/√2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो इसको जब सॉल्व करके निकाल तो वो वैल्यू आ जाती है 0.707 ऑफ ए। दैट मीन्स कि वो हाफ से थोड़ी पहले है, इस जगह है। हाफ तो इसका ये हो गया 0.707 इस जगह पे एग्जैक्टली हाफ हाफ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फिर इनका रेशियो इक्वली चेंज नहीं होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किस पॉइंट पे हाफ काइनेटिक एनर्जी रहेगी और हाफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, इसका ग्राफ भी हमने अच्छे से देख लिया है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर एक स्प्रिंग, एक मोशन और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में, अब तो काफी हो चुका है ये लेक्चर लंबा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ पाएंगे। तो देखिए अगर आपके पास दो कंडीशन है, एक में तो आपने इस तरीके से एक मास को हैंग कर दिया है और इसका फोर्स कांस्टेंट के है, तो इसका मोशन डिस्कस करेंगे। और एक हॉरिजॉन्टल पे अगर एक स्प्रिंग ऐसे रखा है और मास ऐसे रखा है तो इसका मोशन और मोशन की इक्वेशन क्या होगी। देखिए अगर हम इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, इसका फोर्स कांस्टेंट के है तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगेगा और इसकी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन dx ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगी और ये सिंपली वही आ जाएगा a sin ओमेगा t प्लस फाइव। लेकिन इस केस में एक्चुअली डिफरेंट होगा। टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k हमने भी निकाल के दिखाया था ना, तो उसी फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा। इसकी कंडीशन में क्या होगा, जब आपने मास को हैंग कर दिया है तो ये थोड़ा सा ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया, अभी आपने डिस्प्लेस नहीं किया है। इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए आपने एक स्प्रिंग लिया और उसमें एक मास हैंग कर दिया है तो थोड़ा सा नीचे लटक जाएगा वो। ठीक है, लटक जाएगा तो डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन से नीचे आ चुका है। और अब ये आ गया है इस जगह पे, यहाँ पे तो इसकी जब कोई स्ट्रेच नहीं किया था वो कंडीशन थी। अब इस क्योंकि मास की वजह से इतना डिस्प्लेस हो चुका है, अब इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा खींचा तो ये वाइब्रेशन करना शुरू करेगा। तो इस केस में आपने कहा कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसको लटकाया है तो mg जो इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, वो स्प्रिंग थोड़ा सा तो स्ट्रेच हो चुका है तो इस पे एक फोर्स लग रहा है माइनस के एक्स नॉट। अभी हमने इसको वाइब्रेशन नहीं दिया है, हमने सिर्फ इसको हैंग किया है तो इज इक्वल टू mg के इक्वल हो जाएगा। mg नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू mg और एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी mg/k। ठीक है, ये तो इतना हो गया। इसके बाद आपने कहा कि अब आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया, x के इक्वल। तब इस पे कितना फोर्स कांस्टेंट लगेगा ऊपर की तरफ, F इज इक्वल टू माइनस के टोटल डिस्प्लेसमेंट x प्लस एक्स नॉट, तो इज इक्वल टू माइनस का k। आपने x नॉट की वैल्यू क्या निकाली है, mg/k। ठीक है, तो ये आपका माइनस का k x प्लस mg और k से k कैंसिल हो जाएगा, आपने ये लिया तो आपके पास माइनस के kx माइनस के mg हुआ। लेकिन नेट फोर्स कितना हुआ इस कंडीशन में, जब आपने x डिस्प्लेस कर दिया, इतना फोर्स तो लग रहा है जिसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा माइनस का kx माइनस mg, f की वैल्यू जो होगी f डैश मान लीजिए इसको, प्लस का mg। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो नेट फोर्स माइनस kx के इक्वली निकलेगा। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसमें माइनस kx फोर्स लग रहा है, इसका भी इक्वेशन सेम आएंगे फ्रेंड्स।
यानी इस कंडीशन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन यही निकल के आ रहा है, इसका सॉल्यूशन भी वो ही निकल के आएगा, और इसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा या फिर 2 पाई अंडर रूट k अपॉन m निकल के आएगा। यहाँ पे जो k की वैल्यू आ जाएगी वो आपका इससे निकल के आएगी, k इज इक्वल टू mg अपॉन x नॉट के इक्वल होगा। यहां से निकालें, x नॉट की वैल्यू निकालिए ना, अगर आपने k की वैल्यू निकाली तो mg अपॉन x नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे रखी वैल्यू अंडर रूट mg अपॉन x नॉट, ये m अपॉन k होता है, यहाँ पे लिखा था ना हमने, तो आपका हो जाएगा x नॉट अपॉन mg ऊपर m, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम पीरियड फॉर दिस कंडीशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x नॉट अपॉन g। देखिए g भी आपको पता है कि जहां पे आप लैब में काम कर रहे होते हैं, x नॉट की वैल्यू जो है वो आपको पता ही होगा कि जितना इक्विलिब्रियम कंडीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया है, उसकी हेल्प से आप ऑसिलेशन का टाइम निकाल सकते हैं, यानी टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस सिंपल कंडीशन के लिए, और इसके लिए तो सिंपली है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।